बेनामी प्रॉपर्टी, पैसा कोई और दे रहा है, खरीद किसी और के नाम पर जा रहा है। ऐसे प्रॉपर्टी को सरकार सीज कर सकते हैं। ऐसा ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है, जहां पर ऑर्डर दिया गया कि इस पर्टिकुलर बेनामी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। सरकार का हो गया था वो प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ था, ऐसा मतलब हम हर घर में देख सकते हैं कि पैसा दे रहा है पापा और खरीदा गया है मदर के नाम पर। तो अगर आपके पास भी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, ये जजमेंट सुनना, देखना, समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए जरा स्टैटिस्टिक्स, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, 10% लोग सब्सक्राइब करके रखे। तो यहीं पर आपसे निवेदन है, एक छोटी सी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका केवल यही सपोर्ट हमें चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। केस का नाम है मंजुला एंड अदर्स वर्सेस डी.ए. श्रीनिवास। ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, सिविल अपील नंबर 7370 of 2026 arising out of SLP number 7924 of 2024। डेट ऑफ ऑर्डर 8 मई 2026। देखिए 146 पेजेस का जजमेंट है। ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है उसको ही मैं समरी करके आपको बताऊंगी। फैक्ट्स ऑफ द केस। तो बेनामी प्रॉपर्टी सुनते ही आपको समझ में आ रहा है, पैसा कोई और ने दिया है और खरीदा गया है किसी और के नाम पर। तो इस पर्टिकुलर केस में खरीदा गया था के रघुनाथन के नाम पर और खरीदने के लिए पैसा दिया था डी के आदि केशवलू ने। तो इन दोनों के बीच एक बेनामी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो यहीं पर मिस्टर रघुनाथन क्या कहलाएंगे? इनको कहा जाएगा ऑस्टेंसिबल ओनर। जिनके नाम पेपर पर मौजूद है, कागज पर जिनका नाम शो हो रहा है, उनको कहा जाएगा ऑस्टेंसिबल ओनर। तो ये बेनामदार आगे जाकर के क्या करता है, मन में आई लालच, प्रॉपर्टी कैसे हाथ से छोड़े, कागज में तो मेरा नाम दिख रहा है, तो क्या करे, विल के जरिए रघुनाथ ने अपने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा दिया। वही प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन में उनके पास आया था। अब विल को रजिस्टर्ड भी कराया गया था सब रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके। पैसा किसी और ने दिया, नाम किसी और का है, लेकिन बाद में जाकर के ट्रांसफर किसी और के नाम पर हो रहा है। अभी देखिए बीच में एंट्री होता है इनके बेटा का, जिनका नाम है श्रीनिवास। ये कहता है ये प्रॉपर्टी तो मेरा है, उन्होंने पैसा दिया है ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आप किस तरीके से आपके बीवी के नाम पर विल बना करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो? आप एक काम करो, आप एक विल लिखो, विल लिख करके मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। अब वही किया जाता है, तो उसके नाम पर प्रॉपर्टी कर दिया जाता है विल के जरिए। अब ये घटना घट रही है 2018 में। आगे क्या होता है, एक दिन के रघुनाथन का मर्डर हो जाता है। 4 मई 2019 को उनका मर्डर होता है और इनके पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया था डी के श्रीनिवास के ऊपर। केस दाखिल हो गया था सेक्शन 302 में। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये इंसान के फेवर में क्यों बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा? क्योंकि ये इनका कर्मचारी हुआ करते थे, तो इसीलिए कर्मचारी के नाम पर मालिक एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है। कर्मचारी का कोई हैसियत नहीं है खरीदने का, यानी कि उनके पास उतना पैसा आएगा किधर से उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रही थी। अभी क्या होता है जरा देखिए, प्लॉट में एक ट्विस्ट आता है और इसी पॉइंट पर वाइफ चली गई थी म्यूटेशन करवाने के लिए। मंजुला गई तहसीलदार के ऑफिस में, वहां पर जाकर के अपनी नाम म्यूटेशन पर चढ़ा लेती है। दाखिल खारिज हो जाता है। अभी यहाँ पर और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। डी श्रीनिवास सिविल केस फाइल कर देता है। सिविल केस में 2 डिमांड कोर्ट के सामने रखी गई थी, डिमांड नहीं प्रेयर रखी गई थी। पहला प्रेयर में कहा गया था कि डी के श्रीनिवास को इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक घोषित कर दिया जाए। नंबर 2 कहा गया कि मंजुला और मंजुला के बच्चों को इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एंटर करने से रोका जाए, रेस्ट्रेन किया जाए, यानी कि एक इंजंक्शन ऑर्डर मांग करी गई थी। मतलब ना कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा मेरे फादर के खरीदा हुआ इस प्रॉपर्टी में। ट्रायल कोर्ट ने डिटेल में मैटर को देखा और डिसीजन पर यह कहा। लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर एक ग्राउंड देखा, जो ग्राउंड श्रीनिवास के द्वारा उठाया गया था। कहा गया था कि देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक बेनामी प्रॉपर्टी है। तो बेनामी प्रॉपर्टी मतलब पैसा किसी और ने दिया है, नाम किसी और का है, तो बेनामी अधिनियम यहाँ पर लागू होगी। और आगे कहा गया कि कर्नाटक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अनुसार हम लोग ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड खरीद नहीं सकते थे, इसीलिए हमने किसी और के नाम पर खरीदा है। तो ये आइन एक प्रतिबंध लगाता है, इसीलिए बेनामी ट्रांजैक्शन के रूप में खरीदना पड़ा। ये फैक्ट कोर्ट के सामने पेश करी गई कि रघुनाथ ने बहुत पहले ही
एक और विल लिख करके डी श्रीनिवास के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है। तो विल के हिसाब से रघुनाथ के गुजर जाने के बाद प्रॉपर्टी तो मेरा हो जाना चाहिए, तो इसीलिए मेरे को मालिक घोषित कर दिया जाए। तो यहीं पर फाइनल डिसीजन पर कोर्ट ने कहा एक प्रावधान, और वो क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के 711 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ए एंड डी सीपीसी। इस पर्टिकुलर कानून के अंदर ट्रायल कोर्ट को एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई इंसान कोर्ट के सामने केस लेकर के आता है और वो एक कलरफुल केस होता है, कलरफुल मतलब इंटेंशन कुछ अलग होती है और दिखावा कुछ और गया होता है, यानी कि ऐसा मैटर जो बार्ड बाय लॉ है, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में एंट्री लेवल में ही केस को बिना सुने खारिज किया जा सकता है। और यही चीज को देखते हुए सिविल कोर्ट ने मैटर को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। मैटर पहुंच जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मैटर को रिवर्स कर दिया, नजरिया बदल दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया सिद्धांत को खारिज कर दिया। डी श्रीनिवास हाई कोर्ट में जीत जाता है और मंजुला हार जाती है। यहीं पर मंजुला मैटर को लेकर के पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या मृतक प्रतिवादी वादी के साथ विश्वासपूर्ण संबंध के हिस्से के रूप में विवादित संपत्ति को धारण कर रहा था ताकि अधिनियम के तहत छूट प्राप्त की जा सके? विश्वास में प्रॉपर्टी खरीदा गया था या फिर नहीं? बेनामी प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक इंसान विश्वास करके ही तो किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास पैसा है लेकिन मैं खरीद नहीं सकती अपने नाम पर, आपको मैं विश्वास करती हूँ तो आपके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आया और चलो ठीक है मैं आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीद लेती हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। बाकायदा विश्वास के ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है बेनामी ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पर क्या ऐसा ही हुआ था? ये सवाल था कोर्ट के सामने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 5 बातें बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ये एक प्योर बेनामी ट्रांजैक्शन ही था। नंबर 2, कोर्ट ने कहा मालिक और कर्मचारी वाला संबंध था, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये दोनों के बीच कोई विश्वास का रिलेशन है। तो विश्वास के ऊपर बेस करके जो रिलेशनशिप होता है उसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहा जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या बिजनेस एग्रीमेंट एमओयू होने से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं बन जाती, इसीलिए बेनामी एक्ट में मिलने वाली फिड्यूशियरी एक्सेप्शन का फायदा यहाँ नहीं दिया जा सकता। पॉइंट नंबर 3 पर कहा गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर इस ट्रांजैक्शन को बचाया नहीं जा सकता। ये एब्सोल्युटली गैर कानूनी है जो शुरुआत से ही वॉइड है। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी पर किसी भी पक्ष का अधिकार नहीं माना जाएगा। दोनों का ही दावा जो था उसको खारिज कर दिया गया। पॉइंट नंबर 5, बेसिकली ये मैंने समराइज किया है आपको समझाने के लिए। तो 5वीं पॉइंट की बारी। कोर्ट ने कहा प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में चली जाएगी, यानी कि प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का ऑर्डर आ गया था। केंद्र सरकार को 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डर दिया गया था कि प्रॉपर्टी को ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दो, यानी कि सरकार को ऑर्डर दिया गया कि आप उस प्रॉपर्टी का कब्जा ले लो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अगर आपके पास भी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है और उससे जुड़ी कोई डाउट है तो कमेंट पर लिखिए। तो मिलती हुआ ऐसी और वीडियोस के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।